हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो 5 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम में आया हुआ था उसका हम पार्ट 2 लेने वाले हैं, जो 21 से 40 क्वेश्चन रहेगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ शॉर्ट पिच्ड सिंक्रोनस मशीन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनटू पिच फैक्टर इज। इसमें ऑप्शन में क्या है? ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज ग्रेटर 1 देन 1, ऑलवेज लेस देन 1 और ऑलवेज 0। देखो, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो शॉर्ट पिच के कंडीशन में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लेस देन 1 होता है। उसी प्रकार से पिच फैक्टर भी हमारा लेस देन 1 होता है। इस कारण से दोनों का मल्टीप्लाई हमारा क्या होगा? लेस देन 1 होगा। सो इसका फाइनल आंसर ये हो जाता है। एक इसमें हम और देखना चाहेंगे कि इसका जो पिच फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? cos अल्फा बाई 2 होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फार्मूला हमारा होता है साइन m बीटा बाई 2 बाई m साइन बीटा बाई 2। तो m का मान हमारा यहाँ पर दिया हुआ है और बीटा का मान भी दिया हुआ है, जो इस फार्मूला से हम जो न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आए रहेंगे इसको हम फिल कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि फाइंड द थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। देखो, इसमें थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आर ए बी के क्रॉस में हमें निकालना है। जब हम थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जो करंट सोर्स है वो हमारा ओपन सर्किट हो जाता है। तो हमारा फाइनल इस सर्किट में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो 3 ओम और 3 ओम सीरीज़ में हो जाता है और जो उसका पैरेलल 6 ओम हो जाता है। तो हमारा फाइनल आंसर 3 ओम आ जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डज द गिवन सिम्बॉल। ये दिए हुए जो सिम्बॉल है वो किसका है? तो देखिए, इसमें क्या है, दो दिया हुआ है जो डायोड का सिम्बॉल कहलाता है। अगर यदि इसी में ही गेट एक और अप्लाई करेंगे जो जिसके गेट कहते हैं, तो उसको हम ट्रायक बोलते हैं, जो हमारे सर्किट में दिखाया है सिंबल के रूप में शो किए हैं। और SCR का सिंबल ये है, जो एनोड कैथोड और गेट होता है, और पावर डायोड, जो पावर डायोड में एनोड और कैथोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ लैप वाउंड DC मशीन नंबर ऑफ पोल बाई नंबर ऑफ ब्रशेस। देखो, इसमें नंबर ऑफ पोल बाई नंबर ऑफ ब्रशेस। लैप वाउंड के कंडीशन में क्या होता है? नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। इस वजह से हमारा नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस। सो हमारा फाइनल आंसर 1 हो जाता है। और वेव के कंडीशन में हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? विथ द यूजुअल नोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन मेजर्ड पावर फैक्टर बाय यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड। देखो, हम पावर फैक्टर निकालना चाहेंगे तो पावर फैक्टर में 2 वाट मीटर के केस में मान के चल हमारा 2 वाट मीटर मेथड में 1 वाट मीटर W1 कहलाता है, ठीक है ना। मान के चलो W1 है और सेकंड में हमारा W2 है। उस कंडीशन में हमारा जो एंगल बनता है तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपान W1 प्लस W2 ये होता है। तो इसके थ्रू हम जब हम थीटा निकाल लेते हैं तो हमारा कॉस थीटा क्या हो जाता है? ये हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। ओके, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज द गिवन सर्किट सिंबल रिप्रेजेंट। ये जो दिया हुआ जो सर्किट सिंबल है वो किसका है? तो देखिए, इसमें ये दोनों में यहाँ पर ओपन है, तो ओपन है इसका मतलब ये हमारा हो जाता है आइसोलेटर का ही होता है। आइसोलेटर जो नो लोड के केस में हम इसे ओपन या क्लोज किया जाता है इसे, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर का सिंबल ये है हमारा, और फ्यूज़ का सिंबल ऐसा होता है, और रिले का सिंबल हमारा ये होता है। जो रिले क्या करता है, ये सेंस करता है, जो अगर कहीं पर फॉल्ट आ गया तो उस फॉल्ट को सेंस करते हैं। और सर्किट ब्रेकर का काम क्या है हमारा?
वो जो रिले सेंस करता है, उस सेंस किए हुए जो फॉल्ट होने की वजह से सेंस होता है तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर वो ओपन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फॉर द गिवन सर्किट वी ओ बाई आई, ये दोनों का मान हमें निकालना है। वी ओ बाई आई, यहाँ पर वी ओ है और यहाँ पर आई है, ये दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को देखते हैं। तो हमारा वोल्टेज 12 वोल्ट है, ओके, और यहाँ पर हमारा आई फ्लो हो रहा है, तो आई फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर 4 ओम है, तो -4i और -2, यहाँ पर -2i। तो इस प्रकार से हमारा आई का मान निकल जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर वोल्ट वी ओ है, और यहाँ पर सीरीज सर्किट होने की वजह से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो V = 2i। इस प्रकार से हम यहाँ पर वी ओ बाई आई इसका मान फाइंड कर लेते हैं, जो इसका फाइनल आई होता है। तो इस प्रकार से हम पहले निकाल चुके हैं कि आई का मान 2 एम्पियर होता है, तो हमारा फाइनल जो आई का मान 2 एम्पियर आ जाता है। वी ओ बाई आई का मान 2 एम्पियर 2 हो जाता है इसका रेशियो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ये इसमें जो ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, ये इसमें जो दिया हुआ है ये किसका है। देखो, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें एक बहुत ही अच्छा से देखेंगे। ये एक है नॉट का, तो बहुत ही सिंपल होता है। अब इसमें हम एक एंड गेट, ओके, एंड गेट, और गेट, सबसे पहले तो आर गेट को ही करते हैं कवर, ओके, फर्स्ट और गेट, ओके, सेकंड एंड गेट। तो और गेट तो सिंपल होता है, ओके। तो और गेट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, हमारा नॉर गेट होता है, ओके। अगर यदि हम इस और गेट में 1 1 = 0 कर देते हैं, अगर यदि 0 कर देते हैं, तो उसके कंडीशन में हमारा ये जितना भी ट्रूथ टेबल है हमारा एक्स और गेट हो जाता है, ओके। अब उसी प्रकार से एंड गेट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, हमारा एंड गेट का जो नॉट, एंड गेट का नॉट क्या होता है, हमारा नैंड गेट होता है, ओके। अगर यदि हम 0 0 = 1 कर देते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, नॉर गेट हो जाता है, ओके। सो इस प्रकार से हम सभी को फाइंड कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा नॉट गेट आंसर में आ जाता है। देखो इसमें क्या बोला गया है, इफ द रफनेस बोला है, रफनेस ऑफ कंडक्टर सरफेस इज इंक्रीज, देन कोरोना इंसिपेंस वोल्टेज। देखो कोरोना इंसिपेंट वोल्टेज क्या होता है बोले, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोरोना रिड्यूस कब होता है। कोरोना रिड्यूस कब होता है, जब वो कंडक्टर का जो डायामीटर को इंक्रीज़ करेंगे ना, तब के कंडीशन में कोरोना रिड्यूस होता है। अगर यदि उस जो 2 कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है उससे इंक्रीज़ करने पर भी हमारा कोरोना रिड्यूस होता है। अगर यदि हम जो कंडक्टर हैं उसे बंडल्ड कंडक्टर यूज़ करेंगे, तब के कंडीशन में भी हमारा कोरोना रिड्यूस होता है। अगर यदि कंडक्टर को स्मूथ पॉलिश्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं, तब के कंडीशन में भी हमारा कोरोना रिड्यूस होता है। अब कोरोना इंक्रीज कब कंडीशन में होता है, रफ, अगर यदि कंडक्टर रफनेस हो जाता है या फिर डर्टी होता है, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर भी कोरोना इंक्रीज़ होता है, और रेनी सीज़न में भी हमारा कोरोना इंक्रीज़ होता है। और अगर यदि हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो भी इंक्रीज़ कर देने पर भी हमारा कोरोना इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो कोरोना इंसिपेंस वोल्टेज हमारा डिक्रीज़ होगा। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केवीएल इक्वेशन इज गिवन शीघ्र। इसमें हमारा केवीएल निकालना है। इस केवीएल में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस, इसी के थ्रू हम केवीएल निकालेंगे, तो हमारा V1 माइनस V2 माइनस V3 प्लस V4 माइनस V5 = 0। सो इस प्रकार से हमारा आंसर 4 हो जाता है।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर फैक्टर ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ओके, अपान पावर फैक्टर ऑफ प्योर रजिस्टिव सर्किट। देखो इसमें क्या है, इसमें एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर यदि हम जो पावर फैक्टर का देखेंगे तो इसमें इसमें देखते हैं तो प्योर कैपेसिटिव के फॉर्म में हमारा जो थीटा होता है वो -90 डिग्री होता है, ओके। अगर यदि प्योर इंडक्टिव के केस में हम देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, लेकिन प्योर रजिस्टिव के केस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इस वजह से हमारा जो पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर जिस प्रकार से हम P इज इक्वल टू VI cos फाई लिखते हैं, ओके, P इज इक्वल टू VI cos फाई लिखते हैं, ओके। तो हमारा जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू जिस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्टिव पावर अपान, इसमें देखते हैं कि एक्टिव पावर, ओके, हाँ, रुको, ओके, जिस प्रकार से पावर फैक्टर में हमारा जो एक्टिव पावर है वो 0 होता है, तो हम कैपेसिटिव में तो सिर्फ जो प्योर कैपेसिटर कंडीशन में हम रिएक्टिव पावर को ही कंसीडर करते हैं। जो इस प्रकार से देख सकते हैं, पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर, तो P हमारा 0 होता है, ठीक है ना। इस वजह से पावर फैक्टर 0 होता है। और इस एंगल के जरिए भी हम देख सकते हैं, अगर यदि इस कंडीशन में हमारा जो है थीटा इज इक्वल टू 90 एंगल है, तो cos 90 इज इक्वल टू 0 हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इस रेशियो में हम देखते हैं कि इसका मान तो 0 होगा, ओके, इसका मान हमारा 0 होगा, और पावर फैक्टर ऑफ प्योर रजिस्टिव बाई R, तो इस प्रकार 0/R इज इक्वल टू 0 हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइव शोन इन गिवन फिगर। देखो इसमें जो दिया हुआ ड्राइव है वो किसको रिप्रेजेंटेड करता है। देखो इसमें क्या होता है, एक मोटर है, ओके, ये मोटर हमारा एक मशीन को चला रहा है, मतलब लोड 1 को चला रहा है, और यही मोटर हमारा लोड 2 को चला रहा है, और यही मोटर हमारा लोड 3 को चला रहा है। इस प्रकार से बहुत सारा लोड को चला रहे हैं, तो बहुत सारा लोड को चलाते हैं, तो इसे हम ग्रुप ड्राइव कहते हैं। उसी प्रकार हमारा इंडिविजुअल ड्राइव और मल्टी मोटर ड्राइव, इसे भी हम अच्छे से समझेंगे। मैकेनिकल ड्राइव तो अलग ही हो जाते हैं, जो फ्यूल के थ्रू हमारा ये एक अलग कंडक्टिंग बिहेव करते हैं। तो जिस प्रकार से हम इंडिविजुअल ड्राइव देखते हैं, इंडिविजुअल ड्राइव क्या होता है हमारा, सिर्फ इसमें एक मोटर लगता है, और ये मोटर हमारा इस मशीन को चला रहा है, ठीक है। तो इसे हमारा जो पर्सनली एक एक ही चला रहे, इसलिए हम इसको इंडिविजुअल ड्राइव कहते हैं। लेकिन जो ग्रुप ड्राइव, जिस प्रकार से ये ग्रुप ड्राइव एक और जो सिंबल डायग्राम दिखाया गया है, एक मोटर है, एक मोटर में लोड 1, लोड 2 और लोड 3, ये तीनों लोड को चलाता है। इसका ड्रॉबैक क्या है हमारा, अगर ये मोटर हमारा बाई चांस डैमेज हो या ख़राब हो जाता है, तो हमारा जो पूरा लोड है हमारा काम बंद हो जाएगा, ठीक है। इसका एक ड्रॉबैक कहलाता है। अब इसका नेक्स्ट एक और का आता है हमारा एक मल्टी मोटर ड्राइव। मल्टी मोटर ड्राइव में हम इसी डायग्राम के अनुसार से देखते हैं, एक फर्स्ट मोटर और एक सेकंड मोटर। ये दोनों मोटर हमारा एक लोड को ही चलाता है, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम क्रेन को देख सकते हैं। क्रेन में हमारा बहुत सारा पॉइंट रहता है, जो उसमें मल्टी मोटर रहता है, जो मल्टी मोटर हमारा बहुत सारा वर्क करता है, ठीक नहीं, जो एक ही लोड को वर्क करता है। सो इस प्रकार से हमारा आंसर ये आ जाता है। रजिस्टेंस ऑफ कॉइल 220 वोल्ट 400 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक लैम्प इज, इसमें रजिस्टेंस का मान पूछा है, तो P इज इक्वल टू V²/R और R इज इक्वल टू V²/P। इसके थ्रू हम हमारा जो V 220 वोल्ट और P 400 वाट, तो इसमें हम फाइंड कर लेते हैं। सो हमारा फाइनल आंसर 121 आ जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, N
आइडियल पी एन डायोड व्हेन रिवर्स बायस बिहेव लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अगर यदि इसे हम रिवर्स बायस में करते हैं, इसका मतलब मान के चलो ये पी और एन जंक्शन डायोड है, इसे हम रिवर्स बायस में करते हैं। इसका निगेटिव साइड को हम पी साइड को कनेक्ट करते हैं और पॉजिटिव साइड को हम एन साइड कनेक्ट करते हैं। तो पी साइड में हमारा होल होता है। होल क्या काम करता है? होल जो है ये जो जिस प्रकार से बैटरी का जो निगेटिव पॉइंट है हमारा, ये होल है, इसे अट्रैक्ट करता है। और इस बैटरी का पॉजिटिव साइड है, इसे है जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। सो इस प्रकार यहाँ पर एक गैप बन जाता है, जो इस गैप को ही बोला जा रहा है हमारा इंसुलेटर। सो इस प्रकार से हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में पी एन जंक्शन डायोड वर्क नहीं करता है। देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइटिंग इज शोन इन फिगर बिलो। देखो ये हमारा 5 प्रकार के लाइटिंग होते हैं, ठीक है। एक लाइटिंग सिस्टम, पहला तो डायरेक्ट लाइटिंग, ठीक है, पहला डायरेक्ट लाइटिंग, ठीक है। सेकंड में सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, थर्ड में इनडायरेक्ट लाइटिंग, फोर्थ में सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग और फिफ्थ में डिफ्यूज़न लाइटिंग। तो जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट लाइटिंग में हमारा पूरा 90% डाउनवर्ड में ही लाइट देता है, ठीक है। अब सेकंड के कंडीशन में देख सकते हैं हम सेकंड कंडीशन में हम देख सकते हैं सेकंड कंडीशन में हमारा क्या होता है? सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, ये हमारा सेकंड कंडीशन है, ठीक है ना। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग में हमारा 60 से 90% डाउनवर्ड होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट लाइटिंग हमारा ये थर्ड नंबर का केस देख सकते हैं। इनडायरेक्ट लाइटिंग में हमारा 90% अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। और ये फोर्थ नंबर का है जो हमारा सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, जो 60 से 90% हमारा लाइट अपवर्ड की ओर जाता है। एक हमारा लास्ट बच जाता है हमारा जनरल डिफ्यूज़न लाइटिंग, जो हमारा 50% डाउनवर्ड होता है और 50% अपवर्ड होता है। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्न रेशियो इक्वल टू 1। देखो टर्न रेशियो इक्वल टू 1 किसका होता है? मीन्स N1/N2 इज इक्वल टू 1। ये किसका होता है? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में इसका प्राइमरी टर्न और इसका सेकेंडरी टर्न दोनों इक्वल होता है, इस वजह से हमारा टर्न रेशियो 1 होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी यूजुअली नोटेशन। देखो कॉमन इमीटर के कंडीशन में बोला है, तो सबसे पहले हम कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर का एक्सप्लेन करना चाहिए। कॉमन बेस के कंडीशन में एक अल्फ़ा का मान होता है, अल्फ़ा जो इसका रेशियो होता है करंट का, जो कलेक्टर करंट बाई इमीटर करंट इज इक्वल टू अल्फ़ा का मान होता है। और इसी अल्फ़ा को ही अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाई 1 + बीटा होता है, ठीक है। और एक और होता है कॉमन इमीटर के केस में हमारा बीटा इज इक्वल टू कलेक्टर करंट बाई बेस करंट, ओके, इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई 1 - अल्फ़ा। और एक कॉमन कलेक्टर होता है, जो कॉमन का कलेक्टर के केस में हमारा गामा रेशियो होता है, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू इमीटर करंट बाई बेस करंट इज इक्वल टू 1 + बीटा। तो ये हमारा कॉमन इमीटर को पूछा गया था इससे। सो IC/IB। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट पावर प्लांट। देखो इंटरमीडिएट पावर प्लांट क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। जो इंटरमीडिएट पावर प्लांट, इसमें 3 प्रकार के लोड वर्क करते हैं। एक बेस लोड, इंटरमीडिएट लोड और एक पीक लोड, ओके। तो जो हमारा बेस लोड तो हमारा कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू रहने का मतलब पूरा 24 घंटा वर्क करता है, इसे हम बेस लोड कहते हैं, ठीक है। और हमारा पीक लोड कब वर्क करता है कि एक टाइमिंग रहता है जो इमरजेंसी केसेस में हमारा यूज़ किया जाता है, जिस प्रकार से डीजल पावर प्लांट,
गैस पावर प्लांट, ये हमारा पीक लोड के कंडीशन में आता है। और बेस लोड क्या आता है हमारा, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब बेस लोड के कंडीशन में आता है। लेकिन इमीडिएट लोड, ठीक है, इंटरमीडिएट लोड, ये इंटरमीडिएट लोड क्या होता है हमारा, ये मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। मौसम की स्थिति मतलब विंटर है कि समर है, इस पोजीशन में हमारा वर्क करता है कि अगर यदि विंटर रहेगा तो हमारा जो बीच वाली स्थिति है ये हमारा मीडिएट लोड पे वर्क करता है, ठीक है ना, ये बीच वाला। तो इंटरमीडिएट लोड के एग्जांपल के रूप में हम हमारा जो मौसम की स्थिति पर क्या क्या निर्भर करता है कि विंड पावर प्लांट आता है और एक सोलर पावर प्लांट, ये हमारा जो है नेचर की स्थिति पर निर्भर करता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द कॉइल सर्किट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। देखो इसमें बोला क्या है कि इंस्ट्रूमेंट के जो कॉइल सर्किट, ठीक नहीं, के लिए इसमें जो एक लो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, लो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, ये कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारा एक जो फाइनल डायग्राम जो दिया हुआ है, दिखाया गया है, ये एक अमीटर है। अमीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हमारा रेजिस्टेंस है उसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है नहीं। जिस प्रकार से ये गैल्वेनोमीटर तो बहुत ही लो रेजिस्टेंस मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर को मेज़र करता है, ठीक है। इसका जो है जो करंट है इसको एक्सटेंड करना है, तो करंट को एक्सटेंड करना है तो हम इससे जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, शंट रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। जो ये रेजिस्टेंस किसका बनाया जाता है, मैग्नीन का बनाया जाता है या फिर कॉन्स्टेंटेनम का बनाया जाता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटेन का, जो टेम्परेचर चाहे चेंज होने पर हमारा रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो आज का फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ आइसोलेटर। देखो ये आइसोलेटर वर्ड ही हमारा नो लोड शो करता है, नो लोड के कंडीशन में ही हमारा आइसोलेट वर्क करता है, ठीक है ना। तो हम आइसोलेशन करेंगे या फिर मेंटेनेंस जो भी करेंगे तो नो लोड के ही कंडीशन में हम इस आइसोलेटर को डिस्कनेक्ट करते हैं। सो थैंक यू, वेलकम।